जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं चंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक है? कितने बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम हो गया है और कितने बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, बताइए। मैं आशा करता हूं आपका बेहतरीन तरीके से एग्जाम गया होगा। ग्रुप डी का एग्जाम 3-4 दिन से चल रहा है और मैं एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज करते हुए मैं अर्थमेटिक का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम उसी टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं, बस डाटा अलग है। आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एस आई सी आई सारे टॉपिक के क्वेश्चन रखे गए हैं। आपका यहाँ से पूरा अर्थमेटिक का कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा और इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को भी नहीं मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी बच्चों का आगे एग्जाम है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 57.1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 378 हो जाए, तो वह संख्या हमें निकालना है। जैसे कोई संख्या है, उसका 57.1/2% बढ़ाया जाता है तो वह कितना हो जाता है? 378 हो जाता है। तो उसी संख्या, तो वह संख्या हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे क्या बोला है, 57.1/2% बढ़ाया जाता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 57.5% हम लिख सकते हैं बटा में 100। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और बैठा लेंगे। अब इसे काटते हैं, जैसे 25 से काट लेते हैं। 25 × 4 = 100, 40। और इसे 25 × 2 = 50 और 25 × 3 = 75। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? जैसे क्या बोला है, 57.1/2% को हम क्या लिख सकते हैं? 57.5% लिख सकते हैं। ठीक है, बटे में 100। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बैठा देंगे। 25 से काटेंगे, 25 × 4 = 100, 25 × 4 = 100 मतलब 40 बार में पूरा पूरा कटेगा। 25 × 2 = 50, 25 × 3 = 75। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बोला है कि बढ़ाया जाता है, तो यहाँ कितना है? 40। और 40 में अगर हम 23 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। 63 का वैल्यू कितना दिया है? 378, 378 दिया है। ठीक है, तो क्या बोला है? वह संख्या निकालना है, मतलब हमें 40 की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 63 का कितना गुना है? 6 गुना। तो इसका कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना। तो 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 240। 240 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी संख्या के 20% को एक सदों में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है, तो उसी संख्या का हमें 60% निकालना है। जैसे कोई संख्या है 100% है, ठीक है। 100% का 20% क्या होगा? 20% होगा। 100% का 50% क्या होगा? 50% होगा। उसी प्रकार क्या बोला है, किसी संख्या का 20% को एक से दो में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है, तो उसी संख्या का हमें क्या निकालना है? 60% निकालना है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास कितना है? 100% है। तो 100% का 20% क्या होगा? 20 होगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 20। 20% में क्या जोड़ा जाता है? एक से दो जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एक से दो जोड़ा जाता है। तो कितना हो जाता है? वो स्वयं वही संख्या हो जाता है, मतलब 100% हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब क्या बोला है कि उसी संख्या का हमें 60% निकालना है। क्या निकालना है? उसी संख्या का 60%। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 100% में से 20% जाएगा तो 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 102। अब निकालना कितना है हमें? 60% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 60%, 60% का वैल्यू क्या हो जाता है? 102 इंटू 60 बटे में क्या हो जाएगा? 80। बस इसे काटेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो से चार बार में, और दो से इसको तीन बार में। चार से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20। और क्या बचेगा? 4 × 5 = 4 दूना 8 बचा 2, 4 × 5 = 20 बचा 2, और 4 × 5 = 20, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 22 बचेगा, फिर वो 2 बचेगा, पूरा पूरा 4 × 5 = 20, मतलब 25.5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 25.5 इंटू 3, तो 5×3 = 15 के 5, 5×3 = 15, 116 के 6, और 3 दूना 6, 1 7। 76.5 हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है। 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, हमसे ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि एक गांव का जनसंख्या कितना है? 2,90,000 है। ठीक है, पहले वर्ष में कितना वृद्धि हो रहा है? 10%। और दूसरे वर्ष में कितना वृद्धि हो रहा है? 30%। ठीक है, तो 2 वर्षों के बाद हमें जनसंख्या कितनी है, हमें ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? 2,90,000।
अब क्या बोला है कि 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। तो क्या हो रहा है? 10 से 11 हो जा रहा है, ठीक है। आगे क्या दिया है? 30% की वृद्धि होती है, तो क्या हो जा रहा है? 10 से 13 हो जा रहा है। या तो आप इसे पूरा पूरा कैलकुलेट करो, क्योंकि हम इसे पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। एग्जाम में यही सब आपको सीखना है, यही अप्रोच आपको सीखना है। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो ये तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 11 है, तो 11 है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में कोई ना कोई 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2900 इंटू 11 इंटू 13, तो यहाँ 11 है, तो 11 का मल्टीपल कोई ना कोई ऑप्शन में होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 11 का मल्टीपल कौन है। 9 3 12 और 1, 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 3 10, 10 में से 7 गया, ये भी हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ 4 4 8 और 7 1 8, ये हमारा 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो सकता है। 6 4 10 ये हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? इसे आप मल्टीप्लाई भी करिएगा तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 41470 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रमन की आय 12,000 है, वो अपनी आय का 27% बचाता है और उसकी आय में 20% वृद्धि की जाती है। आय और व्यय में 15% की वृद्धि की जाती है, तो बचत हमें निकालना है। क्या दिया? रमन की आय कितना दिया है? 12,000 दिया है। रमन की आय कितना दिया है? 12,000 दिया है। और क्या बोला है कि आय का 27% बचाता है और उसकी आय में 20% और उसकी व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो हमें बचत में कितना वृद्धि होगा ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब इसे सोल्व कैसे करेंगे हमें ये सीखना है। सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे क्या दिया है? रमन का आय 12,000 दिया है, ठीक है। वो अपने आय में कितना 27% बचाता है। हम मानते हैं इनकम, ये हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सेविंग हो गया, ठीक है। क्या बोला है? रमन की आय कितना मान लेते हैं? 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अगर रमन की आय 100 रुपया है, उसमें से वो 27% बचा रहा है, तो मतलब 27 रुपये बचा रहा है। तो यहाँ से 27, और कितना खर्च कर रहा है? 73 खर्च कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है? उसके आय में 20% बढ़ाया जाता है। अगर इसके आय में हम 20% बढ़ा देते हैं, अगर 20% का इंक्रीमेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब क्या बोला? उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो रही है। इसके व्यय में कितना हो रहा है? 15% की वृद्धि हो रही है। 15% को कैसे बढ़ाएंगे हम? कैसे लिखेंगे? तो 73 में हम 15% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, यही हमको सीखना है। हम कैसे बढ़ाएंगे? 15 तिया 45, 45 के 5 हाथ में लगा 4, ठीक है। और 15 साते 105 और 4 109, ठीक है। और दो अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। कितना का वृद्धि हो रहा है? 10.95 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। कितना का वृद्धि हो रहा है? 10.95। अगर इसमें 10.95 जोड़ेंगे तो 73 10 कितना हो जाएगा? 83.95, ठीक है। कितना आ गया हमारा? 83.95। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अगर 73 में 15% वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा? 83.95, ठीक है। अब क्या बोला है कि उसका इनकम कितना है? 120 है, और एक्सपेंडिचर कितना है? 83.95। तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा? अगर मानते हैं इसको 84 है, ये अगर 84 है, तो ये आपका सेविंग कितना हो जाएगा? 84 यहाँ से 16 और 20 कितना हो जाएगा? 36.05 हो जाएगा, ठीक है। सेविंग कितना हो जाएगा? 36.05। यहाँ सेविंग कितना है? 27 यूनिट। 27 यूनिट से कितना हो जा रहा है? 36.05 हो जा रहा है। तो कितने का बढ़ रहा है? 3 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो बढ़ कितना रहा है? 9.05, ठीक है। 9.05 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब क्या बोला है? उसका आय कितना है? 12,000 है, ठीक है। मतलब इसका मान ये हुआ 100 यूनिट का मान कितना दिया है? 12,000 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1 यूनिट का मान हो गया 120, 120 रुपये। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 9.05 यूनिट का मान निकालना है। कितना का मान निकालना है? 9.05 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान 120 है, तो 9.05 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इंटू 120। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 25 60, मतलब 60 आएगा तो लास्ट में 2 डिजिट बनना है, तो वहाँ से हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आना चाहिए? 6। अब 12 नामा 108, तो हमारा कितना आ जाएगा? 1086 कहाँ है? 1086, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीस ने एक परीक्षा में 8 से 31 अंक प्राप्त किए और
उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि ग्रीस एक परीक्षा में 8 से 31 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसका मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत हमें निकालना है। हमें इस लाइन पे गौर करना है कि उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 कम थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें हम 72 ऐड कर देते हैं, 8 से 31 में 72 ऐड कर देते हैं तो 35% का वैल्यू हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि ग्रीस ने एक परीक्षा में 8 से 31 अंक प्राप्त किया है। उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 अंक कम थे। इसका मतलब ये हुआ कि 8 से 31 में अगर हम 72 जोड़ देते हैं तो हमारा 35% का वैल्यू हो जाता है। तो हमारा 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 7 903 हो जाएगा। ठीक है, 903 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काटते हैं, 7 से काट लेते हैं। 7 5 35 और इसे 7 से काटते हैं, 12 7 84, बचेगा 6 और 7 9 जा 63। ठीक है, 129। हमें क्या निकालना है? 774 अंक। 774 अंक प्राप्त होता है तो कितना परसेंट होगा हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें उल्टा निकालना है। ये इसके कितना गुना है? इसके कितने गुना है? 9 छक्के 54 का 4। अगर 6 गुना करते हैं, 9 छक्के 54 का 4, हाथ में लागल 5 और 6 दूना 12, 5 17 और 6 1 7। ठीक है, कितने गुना? इसके 6 गुना है। तो 5 का 6 गुना कितना होगा? 5 का 6 गुना हो जाएगा हमारा 30%। हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 30% का है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 33% बढ़ा दिया जाता है और टीवी की कीमत में 13% कम किया जाता है तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, हमसे ये पूछा है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया? क्या बोला है कि एक टीवी की कीमत में, एक टीवी की कीमत, एक मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से कितना है? 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 33% बढ़ा दिया जाता है और टीवी की कीमत में 13% कम कर दिया जाता है तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा हो गया वॉशिंग मशीन, ये हमारा हो गया टीवी। अब क्या बोला है? बोला है हमसे कि टीवी की कीमत से 50% कम है। अगर टीवी की कीमत 2 यूनिट है तो हमारा वॉशिंग मशीन की कीमत 1 रुपया है। अगर टीवी की कीमत 2 रुपया है तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितना है? 1 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ। अब वॉशिंग मशीन में 33% का वृद्धि होता है, हम इसे 33% बढ़ा देते हैं भाई वॉशिंग मशीन में। हमें क्या जाता है बढ़ाने में, बढ़ा दिया। अब आगे क्या बोला है कि टीवी की कीमत में क्या होता है? 13% की कमी हो जाती है, तो हमें क्या कमी कर देना है 13% की। तो हम इसमें क्या करेंगे? 13% की कमी कर देंगे। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि 4 वॉशिंग मशीन, 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल कीमत में कितना परिवर्तन होगा, हमसे ये पूछा है। 4 वॉशिंग मशीन खरीदिए आप, ठीक है, खरीद लो। पैसा ज़्यादा है तो 4 वॉशिंग मशीन खरीदा होगा और 2 टीवी खरीदा है। यहाँ से हमारा क्या खरीदा है? 2 टीवी। 4 से 4, 2 दूना 4, खत्म। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 1:1 के रेशियो में आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 33 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 33 माइनस 1 इंटू 13 कितना? 13 माइनस 13। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम 1:1 का 2। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 33 में से 13 गया 20 बटा में 2। इसे काटेंगे पूरा पूरा, कितने बार में कटेगा? 10 बार में। कितना की वृद्धि होगा? 10% की। 10% का है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,720 है, इसे 9,862.4 में बेचा जाता है तो हानि परसेंट हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10,720 और बेचा कितना जा रहा है? 9,862.4 में बेचा जा रहा है तो हमें हानि परसेंट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में समझ आ गया आपको? क्या दिया है? सीपी हमारा कितना दिया है? सीपी हमारा दिया है 10,720 और एसपी हमारा कितना दिया है? एसपी हमारा दिया है 9,862.4। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? कितने का गैप है? 701 यहाँ
157, 137, और 137 में 720 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 857.6, ठीक है। और हमारा सीपी कितना है, 10,720 इंटू 100%। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब इसे काटेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काट लेते हैं, 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसे काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, मतलब पूरा इसे कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 8% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 8% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। उसने ऐसे कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इस डाटा का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। इस डाटा का हम कोई यूज नहीं करेंगे। क्या दिया है कि 120 आमों का क्रय मूल्य 150 आमों के 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो 120 एसपी बराबर क्या दिया है, 150 सीपी दिया है, ठीक है। 120 एसपी बराबर कितना दिया है, 150 सीपी दिया है, ठीक है। 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 5 15 और 3 चौके 12। तो हमारा एसपी बटे में सीपी क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 बटे में 4। तो हमारा सीपी कितना है, 4। तो गैप कितना है इनका, 4 से 5 में बेचा जा रहा है। तो 1/4, 1/4 कितना होता है, 25%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 25% की 25% का क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो 1/4 का क्या परसेंटेज होता है, 25% होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी वस्तु को 986 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 726 में बेचे हुए प्राप्त हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वस्तु को 986 में बेचने में प्राप्त लाभ 726 में बेचे हुए हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। जैसे हमारा सीपी हो गया, सीपी हमें निकालना है, ठीक है। इसमें क्या दिया, 2 सेलिंग प्राइस दिया। तो सेलिंग प्राइस ये हमारा SP1 हो गया, कितने में बेच रहा है, 986 में, ठीक है। ये हमारा SP2 हो गया, कितने में बेच रहा है, 726 में, ठीक है। अब क्या बोला है कि बेचने पर प्राप्त लाभ उसे बेचने पर प्राप्त हानि के समान है। मतलब जो यहाँ हानि हो रहा है, जो यहाँ लाभ हो रहा है, इसके हानि के क्या है, समान है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हम कितना यूनिट है हमारा, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया कितना, 2, बटे में कितना हो जाएगा, 1 1 2 यूनिट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 130। या तो आप SP1 में से 130 घटा लीजिए तो भी आपका CP निकल जाएगा, या SP2 में से आप SP2 में 130 जोड़ दीजिए तो भी आपका CP निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा लॉस हो रहा है, तो यहाँ हमारा 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो अगर 130 इसमें हम जोड़ेंगे तो भी हमारा CP निकल जाएगा। हम ऐड करते हैं, जैसे 6 और 3 2 5 और 7 1 8, 856 हमारा कॉस्ट प्राइस है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 856। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बी द्वारा एक वस्तु को सी को बेचा जाता है और फिर सी द्वारा डी को बेच दिया जाता है। बी और सी दोनों को 12% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तरह डी के लिए विक्रय मूल्य कितना है, 313.6 है। तो बी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, बी एक वस्तु को सी को बेच देता है, ठीक है, और सी क्या करता है, इसे डी को बेच देता है। सी क्या कर रहा है, डी को बेच दिया। बी और सी दोनों को मतलब 12% का लाभ प्राप्त होता है। मतलब इसका ये हुआ कि बी को भी 12% का लाभ प्राप्त हो रहा है और सी को भी 12% का लाभ प्राप्त हो रहा है। और डी इसके लिए कितना पे कर रहा है, 313.6 रुपये पे कर रहा है। तो बी का हमें क्रय मूल्य निकालना है, बी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मानते हैं हमारा बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा है, बी का कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया हम, एक्स मान लिया, ठीक है। बी और सी को कितना लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। तो 112 अपन में 100 इंटू 112 अपन में 100, और डी इसके लिए कितना पे किया है, 313.6, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 25 चौका 100,
4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और बचेगा कितना, 8 चौका 32, 28, और 4 दूनी 8, 8 चौका 22, यहाँ से हमारा 25 आ गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 25, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25 625 इंटू 313.6 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 28 इंटू 28। ठीक है, या तो आप इसे पूरा पूरा कैलकुलेट करिए, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसे पूरा पूरा कैलकुलेट करिए या डिजिटल सम लगाइए। सबसे पहले हम ऑप्शन का डिजिटल सम देखते हैं, 8 2 10, इसका डिजिटल सम कितना है, 1 है। 5 2 7, इसका डिजिटल सम कितना है, 7 है। इसका डिजिटल सम कितना है, 2 है। इसका डिजिटल सम कितना है, 6 है। ठीक है, सबका डिजिटल सम अलग है, तो हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, जैसे 8 2 10 डिजिटल सम 1 बन रहा है, 8 2 10, तो नीचे तो हमारा डिजिटल सम 1 हो गया। ठीक है, यहाँ 6 3 9, जहाँ 9 बनता है तो हम क्या करते हैं, उसे पूरा पूरा काट देते हैं। तो 6 5 11 और 1 12 13, मतलब यहाँ डिजिटल सम कितना बना है, 4, और यहाँ कितना बना है, 3 1 4, तो 4 चौके 16 मतलब 6 1 7, 4 चौके 16 1 मतलब 6 1 7, 7 बट्टे में 1, तो डिजिटल सम हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। किस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, ऑप्शन बी का डिजिटल सम कितना है, 7 है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसे पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, या आप डिजिटल सम के माध्यम से इसे आसानी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्मार्ट बाजार में घरेलू सामान पे 16 खरीदने पर 9 मुफ्त पाए ऑफर दे रहा है। ठीक है, स्मार्ट बाजार द्वारा दी गई सूद प्रतिशत छूट हमें निकालना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है ये कि 16 वस्तु खरीदने पर 9 वस्तु वो फ्री में दे रहा है। ठीक है, तो कितना परसेंट का छूट दे रहा है, हमसे ये पूछा है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 16 खरीदने पर कितना, 9 मुफ्त दे रहा है, तो कितना का छूट दे रहा है, हमसे ये पूछा है। तो कितना मुफ्त दे रहा है, 9, और टोटल आर्टिकल हमारे पास कितना है, 16 9 25, मतलब टोटल आर्टिकल को हम नीचे लिखते हैं, तो 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया, और फ्री में कितना दिया है, 9 आर्टिकल, इंटू हमारा 100%, 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100, तो 9 चौका 36, तो 36% का छूट दिया है। 36% कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ग्रुप डी के, और आगे भी पूछे जा रहे हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई, नहीं तो नहीं होगा। 1050 प्रति माइक्रोवन की दर से 290 माइक्रोवन उस बिल के निपटारा एक क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान द्वारा किया जाता है, जिससे 4% और 25% का दो क्रमिक छूट प्राप्त होता है, तथा कार्ड भुगतान पर 5% का अतिरिक्त छूट होता है। तो भुगतान की जाने वाली राशि हमसे पूछा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 1050 प्रति माइक्रोवन की दर से 290 माइक्रोवन खरीदा जाता है। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 4% और 25% का अतिरिक्त छूट देता है, और कार्ड भुगतान पर 5% का अतिरिक्त छूट देता है। मतलब 4% और 25% का छूट दे ही रहा है, उसके बाद फिर वो 5% का और छूट दे देता है। तो भुगतान की जाने वाली राशि हमसे पूछा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है, 1050 कितने के दर से खरीद रहा है, 290, 290। ठीक है, आगे क्या दिया है, 4% का, मतलब 4% का छूट, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25, 1/25, मतलब 25 का वस्तु कितने में बेच रहा है, 24 में। आगे क्या दिया है कि 5% का छूट देता है, मतलब 25% का छूट देता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, मतलब 4 के वस्तु कितने में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है। आगे क्या दिया है, 5% का अतिरिक्त, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20, तो 20 का वस्तु कितने में बेच रहा है, 19 में बेच रहा है। या तो आप इसे पूरा पूरा कैलकुलेट करिए, या कोई और मेथड हम लगाते हैं, देखते हैं क्या लगता है, कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 4 छक्के 24, 2 से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब 25 से इसको पूरा पूरा काट लेते हैं, 25 25 चौका 100, 25 दूना 50, 42 इंटू 29 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19, 3 इंटू 3 है, तो 9 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं ऑप्शन में कौन सा 9 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है। तो 8 2 10, 6 16, 1 18, 2 18, ये 3 का मल्टीपल है। 8 2 10 और 7 17,
8 2 10 10 20 7 27, ये भी 9 का मल्टीपल है। तो दो ऑप्शन 9 के मल्टीपल है, तो हमें जाहिर सी बात है पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। या सबका यूनिट डिजिट अलग है, देखिए यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 0, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 8, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 2, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 0। तो देखते हैं, 0 तो आएगा नहीं क्योंकि 42 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19 है, तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट हमारा 0 नहीं आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। और हमारा 9 का मल्टीपल कौन सा था, ये हमारा 8 2 10, 8 2 10 और 9 कितना 19 और 2 21, 2 23, ये 9 से नहीं कटेगा। ये 8 2 10 और 2 19, 2 23, ये भी नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये तो आप 9 का मल्टीपल देख के मार सकते हैं, या आप इसे क्या करते हैं यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 8 8 3 का 24, 4 और 4 3 12 मतलब 2 और 2 इंटू 9 8, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा। तो यूनिट डिजिट के माध्यम से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 12,000 और 5 वर्षों में 16,000 हो जाता है, तो मूलधन हमें निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन हमें, प्रिंसिपल हमें निकालना है। क्या हो रहा है कि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 12,000 और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 16,000, तो मूलधन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम देखते हैं। जैसे हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि 3 वर्ष में 3 साल में कितना हो जा रहा है, 3 साल में हमारा हो जा रहा है 12,000। अब यही राशि कितना 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 16,000 हो जा रहा है। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 16,000। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 16,000। तो 2 साल में कितना गैप मिल रहा है, 2 साल का ब्याज कितना है 16,000 में से 12,000 जाएगा तो 4,000। 2 साल का ब्याज कितना है 4,000। तो हमारा यहाँ का, यहाँ से 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 साल का ब्याज हमारा आ जाएगा 2,000। तो हमारा 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 3 साल का 3 दूनी 6, 6,000 हमारा ब्याज आएगा। तो हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, मूलधन 12,000 में से, 12,000 में से हम 6,000 घटाएंगे, तो हमारे से यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल बराबर 6,000 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 6,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? जैसे क्या दिया है कि 3 साल में 12,000 हो जा रहा है और 5 साल में 16,000 हो रहा है, तो 2 साल का ब्याज कितना है 4,000 दे रहा है, 16,000 में से 12,000 घटाएंगे कितना 4,000, तो 3 साल का कितना आ जाएगा 6,000। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो 12,000 में से हम 6,000 घटा देंगे ब्याज हमारा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों का मिश्रधन हमें निकालना है। क्या निकालना है, 2 वर्षों का मिश्रधन हमें निकालना है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/10। राशि कितना दिया है, इसे हम बिना सॉल्व किए सही उत्तर लगा सकते थे, क्योंकि 10 से क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 11 का मल्टीपल दिया है, तो ऑप्शन में कोई ना कोई 11 का मल्टीपल होगा। जैसे हमारा क्या दिया है 77 की राशि पर कितना परसेंट का छूट, कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों का मिश्रधन निकालना है, मतलब 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 77 इंटू 11 इंटू 11, तो ऑप्शन में कोई ना कोई 11 का मल्टीपल होगा, चेक कर लेते हैं। 9 9 18, 18 में से 4 4 8 गया, 10 बचेगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 9 1 10, 7 दिन 10, ये हमारा उत्तर हो सकता है ऑप्शन बी। 1 1 2 और 9, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 8 3 11, 9 6 15, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया आपको? 9 का 11 का मल्टीपल देख के आप उत्तर दे सकते हैं, या यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 7 आएगा, इसमें यूनिट डिजिट 7 नहीं है, इसमें 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें यूनिट डिजिट 9 है, इसमें यूनिट डिजिट 6 है, तो आपको मतलब कैलकुलेट नहीं करना है, या तो आप यूनिट डिजिट देख लीजिए, या मल्टीपल देख लीजिए, या डिजिटल सम लगा लीजिए, भाई कुछ ना कुछ लगा के आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 9,370 आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक रूप से 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक सामान्य दर से निवेश किया। अंत में दोनों ब्याजों के अंतर कितना दिया है 52 का अंतर दिया है। तो प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई राशि हमें निकालना है। जैसे क्या दिया है
कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज से निवेश करता है तो उनका ब्याज का अंतर कितना दिया है, 52 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, निवेश की गई राशि निकालना है, मतलब कितना निवेश हुआ है वो हमें निकालना है। तो क्या होता है इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे डिफरेंस बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर। क्या दिया है हमारा, 2 वर्ष के लिए 4%, रेट हमारा कितना दिया है 4%, और डिफरेंस हमारा कितना दिया है 52। तो 52 बराबर प्रिंसिपल इंटू 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/25। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1/25 इंटू 1/25। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 52 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625, 625 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, या यूनिट डिजिट देख लेते हैं, यूनिट डिजिट सबका 0 0 है, सबका 0 0 है। 25 का मल्टीपल देखते हैं तो ये भी 25 का मल्टीपल है, ये भी 25 का मल्टीपल है, ये भी 25 का मल्टीपल है, ये भी 25 का मल्टीपल। तो हमें पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो हम 13 का मल्टीपल देख सकते हैं, 13 का मल्टीपल, 13 और 4, 13 चौके 52, 13 और 4 का मल्टीपल देख सकते हैं। तो ये हमारा चेक करते हैं कौन 13 और 4 का मल्टीपल है। 50 लास्ट का 2 डिजिट हम चेक करते हैं कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं, तो लास्ट का कौन सा 2 डिजिट हम चेक करते हैं। 50 4 से नहीं कटेगा, समझ आ गया आपको। ये भी यहाँ भी 50 है, ये भी हमारा 4 से नहीं कटेगा। यहाँ तक समझ, 2 ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, बचे 2 ऑप्शन। लास्ट में 2 0 है, ये हमारे 4 से कट सकते हैं, ये भी हमारा 4 से कट सकता है, लेकिन 13 से कौन सा कटेगा हमें ये चेक करना है। तो 13 दूना 26, अब बचेगा 26 4 30 मतलब 5, 56 बचेगा। तो 13 चौका 52, ये हमारा नहीं कटेगा, ये हमारा 13 से चेक कर लेते हैं। 13 दूनी 26 और 26 बचा कितना 6, 13 5 65, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे बिना कैलकुलेट किए, हमने कैसे देखिए 13 और 4 का मल्टीपल दे के हम उत्तर बता दिया। तो एग्जाम में ये अप्रोच सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको पेपर गिवन टाइम में सॉल्व करना है तो ये सब आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 32,500 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, P/Q/R का अनुपात कितना दिया है 13:5:14, और R/S का अनुपात कितना दिया है 42:3। तो PQRS का अनुपात हमें निकालना है, PQRS का मान हमें निकालना है। तो इसे आप या तो पूरा पूरा कैलकुलेट करिए, या ऑप्शन के माध्यम से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं केवल 10 सेकंड में। यहाँ P का अनुपात कितना दिया है 13, और Q का अनुपात कितना दिया है 5। तो हम देखते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन का मान P का अनुपात 13 आ रहा है और Q का अनुपात 5 आ रहा है। ठीक है, हम चेक करते हैं। जैसे हम काट लेते हैं, 13 3 से काट लेते हैं, तो 13 3 39, यहाँ 13 आ गया, और 3 5 15, 13:5 आ गया। पहला पहला ऑप्शन हमारा कितना आ गया 13:5। और 40 19 कटेगा, नहीं कटेगा तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 36 19 कटेगा, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 41 और 22 कटेगा, फिर 13:5 में आएगा, नहीं आएगा तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिना सॉल्व किए हम बस पी और क्यू के वैल्यू देख के हम उत्तर लगा सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम में अगर आ रहा है, क्वेश्चन आया एग्जाम में आया हुआ है, देखिए ग्रुप डी में एग्जाम में आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धनराशि ए बी सी और डी को बीच 10 7 और 9 और 5 के अनुपात में वितरित की जाती है। सी को बी से 334 पर अधिक मिलते हैं, तो ए की राशि हमें निकालना है। क्या निकालना है, ए की राशि निकालना है। ये भी आपका ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ है। इसे आप कैसे सॉल्व करिएगा, अगर इसे 5 सेकंड में सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्या दिया है, हमें क्या निकालना है, ए की राशि निकालना है। हम मानते हैं बी और सी का अंतर कितना दिया है, बी और सी का अंतर कुछ भी दिया है 334 पे दिया है। ठीक है, हम मानते हैं बी और सी का कुछ भी आता है, अंतर कितना भी आता है, कुछ भी आता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, क्या है, ए का राशि निकालना है। ये हमारा कितना है 10 यूनिट है, ये हमारा कितना है 10 यूनिट है। तो कुछ भी आएगा उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई ना कोई ऑप्शन 10 से मल्टीपल होना चाहिए, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल होने के लिए क्या है, लास्ट में 0 होना चाहिए एक। ये भी हमारा 10 का मल्टीपल नहीं, ये भी हमारा 10 का मल्टीपल नहीं, ये हमारा 10 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिना कैलकुलेट किए मैं इसे उत्तर लगा सकता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
यदि 32 और 24 का तीतानुपाती x है तो x का मान हमें निकालना है। तीतानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा a मान लेते हैं, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो क्या होगा b स्क्वायर बटे में a। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 24 इंटू 24, a का मान कितना है 32, तो हम इसे काट लेते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काटते हैं 4 से, 4 छक्का 24, 8 चौके 32, और फिर 4 से काट लेते हैं, 8 तिरी का 24, तो 6 तिरी 18, 18 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है। अब 25 वर्ष बाद उनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना होता है, 18:9 हो जाता है। तो सुनील का वर्तमान आयु हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, सुनील और श्याम का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है, और 25 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 8:9 हो जा रहा है। तो सुनील का वर्तमान आयु निकालना है। ये हमारा हो गया सुनील, ये हमारा हो गया श्याम। ठीक है, आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है। और क्या बोला है, 25 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 25 वर्ष बाद 8:9 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी एक का गैप है, यहाँ भी एक का गैप है, तो हमें गैप बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या दिया है, 5 यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान कितना दिया, 25 ईयर। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि सुनील का वर्तमान आयु, सुनील हमारा कितने साल के हैं भाई, 3 3 इंटू 5 कितने साल के हो जाएंगे, 15 साल के हो जाएंगे, 15 ईयर के हो जाएंगे। 15 साल का है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनमोल और आयुषु को मिलाकर एक व्यवसाय में 46,600 का निवेश किया जाता है। वर्ष के अंत में 750 का कुल लाभ प्राप्त होता है। तो उसमें अनमोल का हिस्सा 2700 था, तो अनमोल का निवेश हमें निकालना है। जैसे क्या है क्वेश्चन में, अनमोल आयुषी मिलकर 46,600 का एक निवेश किया। ठीक है, वर्ष के अंत में 75 साल का कुल लाभ प्राप्त होता है। उसमें अनमोल का हिस्सा कितना दिया है, 2700 दिया है। तो अनमोल का निवेश हमें निकालना है कि अनमोल कितना निवेश किया है, हमें ये निकालना है। इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, अनमोल का, ये अनमोल हो गया, ये आयुषी हो गया। ठीक है, अनमोल कितना निवेश, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2700 हो रहा है। ठीक है, और 75 में 2700 इसको हो रहा है, तो 2700 किसको, 27 को अनमोल को हो गया 2700, तो आयुषी को कितना हो रहा है, 75 से में 2700 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो, और 15 में से 7 गया 8, और 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल। तो यहाँ से हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, क्योंकि टाइम से में तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। तो काट लेते हैं भाई, 3 से काट लेते हैं, 3 9 27, और 3 एकम 3, 3 छः 18, 19:16 के अनुपात में हम निवेश किया गया है। राशि कितने के अनुपात में निवेश किया गया है, 19:16 के अनुपात में। और कुल राशि कितना दिया है, 46,600। इसका मतलब ये हुआ 46,600 है, और कितने यूनिट का मान है, 16 और 9 कितना, 25 यूनिट का मान है। हमें निकालना कितना है, निकालना है हमें कितना, अनमोल का निकालना है, अनमोल का निवेश। अनमोल कितना है, 9 यूनिट। तो ऑप्शन में कोई ना कोई 9 का मल्टीपल होना चाहिए, चेक करते हैं भाई 9 का मल्टीपल कौन सा है। 9 का मल्टीपल होना चाहिए 7 2 9, 4 1 5 नहीं कटेगा, 8 1 9, 7 4 11 ये भी नहीं कटेगा, 8 1 9 6 ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 7 7 14 6 20, 6 26 1 27, 9 से पूरा पूरा कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 16,776 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिना कैलकुलेट किए हमने इसका उत्तर निकाल दिया, किसे, 9 का मल्टीपल देख के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरती, अनिल और नवीन ने क्रमशः 17:16:17 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 78,600 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उसके कुल निवेश का 20% था। तो अनिल कितना निवेश किया, हमसे ये पूछा है। क्या दिया है कि आरती, अनिल, नवीन क्रमशः 6:17 के अनुपात में निवेश करते हैं, और वर्ष के अंत में 78,600 का लाभ प्राप्त होता है, जो कुल निवेश का 20% है। मतलब 78,600 20% का वैल्यू है,
तो यहाँ से हम पहले 100% का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अनिल का निवेश निकालेंगे। तो क्या दिया है, 20% का वैल्यू कितना दिया है, 20% का वैल्यू दिया है 78600, ठीक है। तो यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितने गुना है, 5 गुना। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा 0 0 6 35 8 5 40 3 43 4 7 5 35 4 39, ठीक है। 3,93,000, 3,93,000, ठीक है। अब अनिल, आरती, अनिल और नवीन क्रमशः 17:6:17 के अनुपात में निवेश करते हैं, मतलब 3,93,000 जो कितने यूनिट का मान है, ये हमारा 3,93,000, ये हमारा कितने यूनिट का मान है, 17 दूना 34 अच्छे 40, ये हमारा 40 यूनिट का मान है। हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है कि अनिल, अनिल ने कितना निवेश किया, हमें ये निकालना है, ठीक है। अनिल कितना निवेश किया, अनिल कितना निवेश किया, अनिल अनिल 6 यूनिट निवेश कर रहा है, तो हमें 6 यूनिट का माल निकालना है। काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, और 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, और अब इसे 2 से पूरा पूरा काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 6 दूना 12 और 2 5 10, 1 0। तो लास्ट में कितना 1 0 आएगा, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 5 3 15 के 5, और 6 3 18 1 19 का 9, और 9 3 27 1 28 का 8, और 3 2 5, 58,950 का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बढ़ते क्रम में 51 है, तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी विषम संख्या में निकालना है। क्या दिया है, औसत हमारा कितना दिया है, 51 दिया है। जैसे अगर मानते हैं ये हमारा 51 है, एवरेज विषम संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो 3 इधर होगा 3 उधर होगा, 7 निकालना है, बीच वाला 51 है, तो 3 इधर कौन सा होगा, एक 49, एक हो जाएगा हमारा 47, एक हो जाएगा हमारा 45, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 45। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 छात्रों की एक कक्षा में भौतिक की परीक्षा दी, 14 छात्रों का औसत अंक 98 था, अन्य छात्रों का औसत अंक 54 था, तो पूरे कक्षा का औसत अंक हमें निकालना है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, 30 छात्रों के एक कक्षा में भौतिक की परीक्षा दिया मतलब, और 14 छात्रों का औसत अंक कितना दिया है 98, और अन्य छात्रों का औसत अंक कितना दिया है 54, तो पूरे कक्षा का औसत अंक हमें निकालना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 30 छात्रों की कक्षा में 14 छात्रों का औसत अंक कितना है, 14 छात्रों का औसत अंक कितना है 98 है, ठीक है। और अन्य छात्रों का औसत अंक मतलब 30 में से 14 निकल गया तो बची कितना 16, 16 का कितना है, 16 का हमारा कितना दिया 54। अब जैसे हम इसमें क्या लगाएंगे, डेविएशन लगा लेते हैं जैसे, तो हम और पूरे कक्षा का औसत आयु कितना मान लेते हैं 54 मान लेते हैं, ठीक है। 54 प्लस 54, तो हमारा एवरेज कितना हो गया, औसत हमारे मान लेते हैं 54 हो गया, तो 54 से ये कितना कम है 4, और 4 इंटू 14 प्लस 16 इंटू 0, क्योंकि एवरेज हमारे क्या मान लिया 54 मान लिए, ठीक है। और टोटल कितना छात्र हैं हमारे, टोटल हमारे 30 छात्र हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 54 प्लस 14 चौके 56 के 6, हाथ में लगल 5, 14 चौके 56, 61 बटा में 30। अब 30 से भाग कर लेते हैं, 30 दूना 60, और एक जीरो बैठा लेते हैं, और 20.5 आ जाएगा। तो 54 में प्लस 20.5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 54 और 20 कितना 74.5, 74.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना 24 वर्ष, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह का औसत आयु कितना हो जाता है 25 वर्ष हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, शिक्षक की आयु हमें निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना दिया है, 51 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना 24 वर्ष है, ठीक है। शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाए तो पूरा औसत आयु कितना हो जाता है 25 वर्ष हो जाता है, तो शिक्षक का आयु हमें निकालना है, इससे टीचर का आयु हमें निकालना है। तो पुराना एवरेज हमारा कितना है 24,
प्लस टीचर के आने से हमारा, टीचर के आने से औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है? पहले 24 वर्ष आयु का औसत आयु कितना था? 24 वर्ष था। अब क्या हो जा रहा है? 25 वर्ष हो जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है। 1 × पहले कितना 51 लोग थे और एक टीचर आ गया, तो अब कितने लोग हो जाएंगे? 52 लोग, 52 लोग हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 52। तो 24 + 52, 4 2 6, 5 2 7, 76 वर्ष हो जाएंगे। 76% का है। टीचर की आयु कितना वर्ष हो जाएगा? 76 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 3 8 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ मिलकर उसी कार्य का 3 गुना करने में कितना समय लेगा? हमसे ये पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे ए कितना दिन ले रहा है? ये हमारा 3 दिन। बी हमारा कितना दिन ले रहा है? बी हमारा 8 दिन। और सी हमारा कितना दिन ले रहा है? सी हमारा 24 दिन। 3 8 24 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 24। तो 8 3 का 24, 8 3 का 24, 24 से कम 24, ये हमारा क्या हो गया? यहाँ से हमारा आ गया इफिशियंसी। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब क्या बोला है कि वे एक साथ मिलकर उसी कार्य का 3 गुना करने में कितना समय लेंगे? हमसे ये पूछा है। इसी काम का कितना? 3 गुना। टोटल वर्क कितना है? 24। तो यहाँ से 24 × 3, 24 का 3 गुना। एफिशिएंसी कितना है? 8 1 9 9 3 12, 12 से काट लेते हैं। 12 दूना 24, 3 दूना 6, कितना दिन लेंगे? 6 दिन लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 व्यक्ति 9 दिनों में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। कितने व्यक्ति 2 दिन में 118 फीट गहरा कुआं खोदेंगे? हमसे ये पूछा है। जैसे 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 फीट एक गहरा कुआं खोद रहे हैं, तो वही कुआं 2 व्यक्ति 118 फीट गहरा खोदने में कितना दिन लगाएंगे? हमसे ये पूछा है। तो एक फार्मूला होता है M1 D1 बटा में W1 = M2 D2 बटा में W2। M1 का है मतलब मैन, व्यक्ति का, व्यक्ति वोमेन बॉय जो भी हो। डी का है हमारा दिन, कितना दिन ले रहा है। डब्लू क्या है हमारा? पहला कार्य कितना दिन में हो रहा है। कार्य मतलब ये 59 फीट गहरा खोदने में कितना, वो मतलब एक कार्य हो गया। फिर यहाँ हमारा कार्य कितना दिया? 118 फीट। तो बस इसी फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसे पुट कर लेते हैं। M1 कितना दिया है? 11। और यहाँ कितना दिया? दिन हमारा कितना दिया है? 19। और वर्क हमारा कितना है? 59 यूनिट। ठीक है, M2 हमारा निकालना है। और दिन दिन हमारा कितना दिया है? 2 दिन दिया है। और कितना यूनिट कार में? 118 यूनिट कार है। ठीक है, अब इसे पूरा पूरा कैलकुलेट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 2 बार में कट गया, इसे 2 से 2 कैंसिल, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? कोई ना कोई 11 का मल्टीपल होगा, चेक कर लेते हैं 11 का मल्टीपल कौन सा है। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा? 11 × 19। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 9 ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 209 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 209, या तो 209, या तो आप 11 का मल्टीपल देख के भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 पुरुष और 13 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 17 पुरुष और 9 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने महिलाओं का कार्य पुरुष द्वारा किया गया है? पुरुष द्वारा कार्य के बराबर होगा, पुरुष द्वारा किया गया कार्य के बराबर होगा। हमसे ये पूछा है। जैसे क्या दिया? 19 पुरुष और 13 महिलाओं किसी कार्य को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 12 दिन में कर दे रहे हैं। ठीक है, जबकि 17 पुरुष और 9 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में? 14 दिन में कर रही है। तो कितने महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है? हमसे ये पूछा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या दिया है? 19 मेल प्लस 13 फीमेल इक्वल टू क्या दिया है? कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, इंटू 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 मेल प्लस 9 फीमेल इंटू कितना दिया? 14 दिन दिया है। अब इसे काट लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काटते हैं, इसे 7 से काट लेते हैं,
इसे 6 से, 2 से काटेंगे तो 7 बार में, ऐसे 6 बार में, तो 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114 मेल प्लस 13 छक्के 78, 78 फीमेल इक्वल टू 17 इंटू 7 119 मेल प्लस 7 इंच 63 फीमेल। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 114 में से 119 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 मेल बराबर, और यहाँ से कितना 78 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 8 7 15, 15 फीमेल, तो 5 से काट लेते हैं, 5 तिहाई 15 3, तो मेल बराबर क्या हो जाएगा 3 फीमेल, तो एक मेल बराबर कितना हो गया, 3 महिलाएं हो गए। तो वही हमसे पूछा है कि कितनी महिलाएं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर होगा, तो एक पुरुष का कार्य 3 महिलाओं के कार्य के बराबर हो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10-12 मिनट में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप प्रति मिनट 6 गैलन की दर से टैंक खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 30 मिनट में भर सकता है, तो टैंक की धारिता हमें निकालना है। जैसे क्या बोला है, एक टैंक 10 और 12 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है, और तीसरा पाइप जो है 30 मिनट में खाली कर रहा है। जैसे ये हमारा कितना है, ये हमारा 10 मिनट में भर रहा है, बी हमारा कितना टाइम में भर रहा है, बी हमारा 12 मिनट में भर रहा है। ठीक, अब क्या बोला है कि तीनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, नहीं नहीं, एक हमारा आउटलेट पाइप है तो माइनस सी कितना 30 मिनट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, एक आउटलेट पाइप प्रति 6 गैलन के लीटर से वो खाली कर रहा है, तो इनका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, तो 30 दूना 60, 12 25 60, 6 दहिया 60, ये हमारा क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। सी की इफिशियंसी कितना निकलेगा, 6 5 11, 11, और टोटल हमारा इफिशियंसी कितना है, ए प्लस बी माइनस सी का इफिशियंसी कितना है 2, तो सी का एफिशिएंसी कितने यूनिट से खाली कर रहा है, 9 यूनिट से खाली करेगा, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 9। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60, और 9 यूनिट के दर से वो खाली करेगा, और एक मिनट में कितना खाली कर रहा है, 6 गैलन, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे काटेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काट लेते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 2 40 पर गैलन, 40 पर गैलन का है, 40 गैलन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिजीत अपनी सामान्य चाल के 4/7 चाल से चलने पर अपने कार्य 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, और अपने घर कार्यालय के बीच की दूरी तय करने का सामान्य कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा है। जैसे अभिजीत अपने सामान्य चाल के 4/7 चाल से चलने पर अपने कार्यालय 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, वो अपने घर और कार्यालय के बीच का दूरी तय करने में कितना समय लगता है, हमसे ये पूछा है। क्या बोला है कि नॉर्मल, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल स्पीड, ये हमारा न्यू। ठीक है, अब क्या बोला है कि सामान्य चाल के 4/7 चाल से चलता है, मतलब स्पीड हमारा कितना है, स्पीड 7 यूनिट है, तो न्यू वाला हमारा कितना है 4 यूनिट है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि वह कार्यालय पहुंचने में कितना 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ क्या हो जाएगा, क्या क्या है हमारा डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 4:7 हो जाएगा, 4:, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितने यूनिट का गैप है, 3 यूनिट का गैप है, 3 यूनिट बराबर कितना दिया है, 3 यूनिट बराबर कितना दिया है 36 मिनट दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि सामान्य चाल से चलने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा है। तो 12 चौका, इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौका 48 मिनट लगेगा। 48 मिनट कहाँ है, 48 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निधि 21 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 77 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा का औसत चाल हमें निकालना है। क्या निकालना है, पूरी यात्रा का औसत चाल हमें निकालना है। 21 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और 77 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही,
तो औसत चाल हमें निकालना है। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे में एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 2 इंटू 21 इंटू 77 बटे में 21 और 77 कितना हो जाएगा, 98। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे काट लेते हैं, 7 से काट लेते हैं, 7 तिरिका 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब 2 से काट लेते हैं इसको 7 बार में, 7 से इसको काट लेते हैं 11 बार में, तो 11 तिहाई 33, 33 कहाँ है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि ऊपर 77 है और नीचे 98 है, तो 98 77 को काटेगा नहीं ना, 77 98 को काटेगा, तो ऑप्शन में कोई ना कोई 11 का मल्टीपल होता, तो आप 11 का मल्टीपल देख के टिक कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में एक ही 11 का मल्टीपल दिया है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 160 मीटर और 140 मीटर लंबे दो रेलगाड़ी क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में चल रही है। तो पीछे से आ रही तेज वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लेगा, हमसे ये पूछा। जब भी एक ही दिशा में चलती है ना, तो उनका डिस्टेंस हम ऐड कर लेते हैं और स्पीड हम जो रिलेटिव स्पीड होता है हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, 160 मीटर और 140 मीटर दो लंबी ट्रेन है, तो 160 और 140 कितना हो गया, 300। और क्या दिया, उनका स्पीड कितना दिया है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ क्या दिया, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या लिखा है, मिनट प्रति सेकंड में निकालना है, मिनट में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 100 130 में से 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 30 मिनट, 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, काट लेते हैं भाई इससे पूरा, कितना बार में, 10 बार में, इसे 5 से काट लेते हैं 2 बार में, तो 18 दूना 36, 36 तो क्या बोला है, मिनट में पूछा है, मिनट में इसे बदलने के लिए 36 क्या आवर आ गया, तो मिनट में बदलने के 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6×6 = 36, तो 0.6 मिनट लगेगा। 0.6 मिनट का है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सारे क्वेश्चन हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। हम सारे अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।